कहानी की शुरुआत में हम एक पुराने से मैंशन को देखते हैं जो कि शहर से दूर जंगल के बीच सुनसान एरिया में है। यहाँ पर सिर्फ दो लोग रहते हैं, एक दीनू सेठ और घर का सर्वेंट गुनिया। दीनू सेठ वैसे तो आदमी था, लेकिन गांव के प्ले में वो स्त्री का रोल करता था, जिसके लिए कुछ गांव वाले उसका मजाक भी बनाते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपना काम पसंद था। इनफैक्ट औरत के गेटअप में घर में उसने अपनी पेंटिंग भी लगवा रखी थी। दीनू सेठ की पत्नी, उसका भाई, माँ बाप सब पहले ही गुजर चुके थे और एक दिन दीनू सेठ की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद शहर से उसकी फैमिली वाले यहाँ पर वापस आते हैं। ये सब भी दीनू सेठ को पसंद नहीं करते थे। यहाँ आना तो बस इनकी मजबूरी थी। यहाँ आते ही सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि हमें यहाँ फंसे रहना है, सिर्फ उसकी वजह से, यानी कि दीनू सेठ की वजह से। तभी एक बच्ची कहती है कि हम यहाँ से कब जाएंगे, तो लोग उसे बताते हैं कि इस घर के डील के बाद। ये टोटल 7 लोग होते हैं और एक एक करके मैं सबका इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहले केशव, जो दीनू सेठ का एक लौता बेटा है और उसकी शादी नहीं हुई है। उसका कजन ब्रदर मनोज, उसकी पत्नी शलाका, उसकी बेटी सैली, मनोज का छोटा भाई कार्तिक, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मधु और मनोज और कार्तिक की बहन नैना। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि केशव और उसके कजन्स के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं भाते। खैर, सबको रिसीव करने के लिए गुनिया बाहर आता है और खुश होकर कहता है कि तुम सबको साथ देकर बहुत अच्छा लगा। इस घर के तो मानो भाग खुल गए, जो सब यहाँ एक साथ रहेंगे। लेकिन दूसरी पल गुनिया देखता है कि केशव और उसके कजन्स में अभी भी लड़ाई है। वो तो एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला रहे थे और ताना भी मार रहे थे, जिस पर गुनिया कहता है कि तुम लोग नहीं बदलोगे। अंदर पहुंचकर गुनिया सबसे कहता है कि चलो दीनू सेठ की अंतिम विधि के बहाने सब साथ तो आए। लेकिन मनोज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बताता है कि हम इस प्रॉपर्टी के डील के लिए आए हैं। तो गुनिया कहता है कि अच्छा मनोज, तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया ना। और कार्तिक से भी कहता है कि तुम्हारा बिजनेस भी सही नहीं चला ना। तो कार्तिक कहता है कि इससे विधि का क्या लेना देना। गुनिया कहता है क्योंकि दीनू सेठ को अभी मुक्ति नहीं मिली है, उनकी आत्मा भटक रही है, इसलिए तो विधि करना जरूरी है। जिससे सब काइंड ऑफ कन्विंस हो जाते हैं कि चलो फिर विधि भी कर ही लेते हैं। वहीं इन सब के बीच मधु, जो कि यहाँ पहली बार आई थी, उसे घर बहुत पसंद आया था और प्यार से हाथ फेर कर फी ले रही थी और कार्तिक से कहती है देखो हमारा घर। लेकिन कार्तिक कहता है कि ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर शहर में है। मधु कहती है लेकिन वो तो किराए का है, अपना घर तो आखिर अपना होता है ना। ये सब देख और सुन गुनिया की आंखें भर आती है। कहता है कि बड़ी भाभी की याद आ गई, वो भी ऐसी ममता से दीवार पर हाथ फेरती थी। इसके बाद सब अलग अलग रूम में जाने लगते हैं। कार्तिक मधु को लेकर ऊपर वाले रूम में जाने लगता है, लेकिन गुनिया मना कर देता है कि यार इसकी हालत देखो, और उन्हें नीचे वाले बड़े रूम में भेज देता है। फिर बाकी सब भी इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं और लास्ट में बचता है केशव। गुनिया बताता है कि तुम्हारे लिए एक ही रूम खाली बचा है, तुम्हारे पिता दीनू सेठ का रूम। लेकिन ये सुनकर केशव को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने पिता से ही नफरत करता था। दूसरी तरफ मनोज और शलाका को देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मनोज ने अपने ससुराल से उधार लेकर बिजनेस शुरू किया था, जो नहीं चला और पैसे डूब गए। फिलहाल दोनों के बीच रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। शलाका मनोज से कह रही थी कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, 2 दिन के अंदर प्रॉपर्टी की डील करके अपना हिस्सा निकालो और मेरे डैड के पैसे लौटा दो, उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे अलग। मनोज कहता है लेकिन विधि भी तो करनी है, उसमें 3 दिन तो लग जाएंगे। लेकिन शलाका कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सैली भी वहीं पर थी, इसलिए मनोज कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन शलाका कहती है कि अब वो बच्ची नहीं है, सब समझ सकती है। और तभी सैली की सांस फूलने लगती है, तो शलाका तुरंत उसे इनहेलर लाकर देती है और तब हमें पता चलता है कि सैली को अस्थमा है। दूसरी तरफ कार्तिक मधु को दीनू सेठ के बारे में बता रहा था कि वो प्ले में स्त्री का रोल करते थे और मजाक बना रहा था। लेकिन मधु को यह खराब लगता है। वो उसे समझाती है कि मरे हुए का ऐसे मजाक नहीं बनाते, और वो तो तुम्हारे अपने चाचा थे। तो कार्तिक कहता है कि उसी की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, उसे घर नहीं बेचना था। मधु कहती तो मत बेचो, इसे उनकी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दो। असल में मधु को यह घर पसंद आ गया था और उसे यही रहना था। लेकिन कार्तिक कहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे को यहाँ नहीं रखूंगा। इस घर को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे शहर में खुद का घर खरीदेंगे। और फिर से अपने चाचा का मजाक बनाने लगता है कि वो सिर्फ नाटक में ही स्त्री का रोल नहीं करते थे, बल्कि अंदर से भी वो औरत ही थे। घर में भी वो साड़ी पहनकर घूमते रहते थे। और केशव का भी मजाक बनाता है कि वो ऊपर से मर्द दिखता है, लेकिन अंदर से वो भी औरत ही है। आखिर जीन्स तो सेम ही है ना। बाहर खड़ा केशव सब सुन रहा था और ये कोई नई बात नहीं थी। सब शुरू से केशव के पिता की वजह से उसका मजाक बनाते आ रहे हैं। यहाँ तक कि इनके पिता दीनू सेठ के भाई भी उसका मजाक बनाते थे। इसलिए केशव अपने ताऊजी और कजन्स सबसे चिढ़ता है और अपने पिता से भी वो गुस्सा है। खैर, अगले दिन सब खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच एक स्टोर रूम के खुले दरवाजे से कोई उन्हें देख रहा था। तभी सैली नोटिस कर लेती है कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन तभी गुनिया सामने आ जाता है और दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है, जिससे सैली डर जाती है कि इस रूम में तो कोई रहता है और शौक होकर उधर ही देखे जा रही थी। तभी गुनिया उसे टोक देता है कि बेटा उधर क्या देख रही हो,
खाने पर ध्यान दो। फिर वो सबको बताने लगता है कि रिचुअल 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन शांति और हवन, दूसरे दिन श्राद्ध और तीसरे दिन समुद्र पर तर्पण। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबको एक साथ रहना है। दिनों सेठ अपने पुरखों के पास लौटकर जाने चाहिए, उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। गुनिया बार बार सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सबको साथ मिलकर इस घर में प्रेम से रहना चाहिए और अच्छे से रिचुअल परफॉर्म करना चाहिए, ना कि घर को बेचने की बात करनी चाहिए। लेकिन किसी को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो अभी भी घर को बेचने की बात कर रहे थे। सिर्फ अकेली मधु थी जो गुनिया की बात से सहमत थी। वो घर को बेचने के पक्ष में नहीं थी। उसका कहना था कि हमें अपने घर को नहीं बेचना चाहिए, लेकिन बाकी सबको इससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस पैसे से मतलब था। नैना का कहना था कि इस घर को बेचकर खूब सारे पैसे मिलेंगे। इसी के साथ वो केशव को टोंट भी मारती है कि इस घर को बेचने से तो सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होगा। इनडायरेक्टली वो ये कह रही थी कि इससे केशव को इस घर के साथ अपने पिता से जुड़े डार्क पास्ट से भी पीछा छूट जाएगा। केशव और उसके कजन्स के बीच रिश्ते कैसे हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे केशव की टांग खींचने का, इसलिए केशव भी अब बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो अपनी लाइफ से वैसे ही चिढ़ा हुआ था, तो सोचता है कि इनको भी मजे से रहने क्यों दूं। इसलिए वो साफ बोल देता है कि अब ये घर नहीं बिकेगा, मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, अब तुम्हें जो उखाड़ना है सो उखाड़ लो। और गुस्सा होकर चला जाता है। ये सुनकर बाकी सब भी गुस्सा होकर उसके पीछे जाते हैं। उन्हें देखने मधु भी उठने लगती है, लेकिन गुनिया उसे रोक देता है। कहता है कि अरे बेटा तुम खाना छोड़कर मत जाओ, उनका तो ये रोज का है, वैसे भी तुम 2 जान हो, तुम खाना खाओ। दूसरी तरफ बाकी सब केशव के पीछे से बोलते हैं कि हम भी देखते हैं कि तू हमें ये घर बेचने से कैसे रोकता है। वैसे ये तो वो बस गुस्से में बोल दिए थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि केशव का हिस्सा बड़ा था। उसकी सहमति के बिना वो घर बेच ही नहीं सकते थे। खैर रात में सब सो रहे होते हैं, तभी नैना को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे नैना चौंक जाती है, क्योंकि घर में सिर्फ एक बच्ची थी, सैली, लेकिन ये किसी लड़के की आवाज लग रही थी। तो नैना बाहर देखने जाती है। वो नोटिस करती है कि आवाज स्टोर रूम से आ रही थी, तो वो स्टोर रूम की तरफ जाकर खिड़की से झांकने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाती, पीछे से अचानक गुनिया आकर उसे चौंका देता है, जिससे वो डर जाती है। गुनिया पूछता कि क्या हुआ, आधी रात को ऐसे भूत की तरह क्यों भटक रही हो। नैना बताती कि मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी थी। तो गुनिया कहता कि दीनू सेठ होंगे, उन्हें मुक्ति नहीं मिली, मैंने बताया था ना, इसलिए तो अच्छे से विधि करनी है। लेकिन नैना कहती कि अरे वो छोटे बच्चे की आवाज थी। तो गुनिया क्या कहता है कि दीनू सेठ भी तो कभी ना कभी बच्चे ही थे ना। गुनिया की बातों से नैना थोड़ी डर जाती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन रिचुअल स्टार्ट होता है। इसी दौरान सहेली को लगता है कि अब स्टोर रूम की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। तभी इतने में हवन के धुएं से उसे खांसी होने लगती है, तो मधु उसे वहां से बाहर लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम गुनिया को उसी स्टोर रूम में जाते हुए देखते हैं, और वहां पर एक बच्चा छुपा हुआ था। यही बच्चा सहेली को छुप कर देखता है, और रात को रोने की आवाज भी इसी की आ रही थी। गुनिया उसे चुप करके वहीं रहने के लिए बोलता है, और वहां से बाहर निकलने के लिए स्ट्रिक्टली मना करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर सब फिर से घर बेचने की बात करने लगते हैं, लेकिन केशव फिर कहता है कि घर तो वो नहीं बिकने देगा। तो कार्तिक उसे धमकी देने लगता है कि देख ज्यादा नौटंकी मत कर, नहीं तुम्हें पता है कि हमें क्या करना है। जिससे केशव बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है तो क्या करेगा बता। और इसी बात पर केशव और कार्तिक दोनों का झगड़ा होने लगता है। तभी गुनिया ने रोकता है कि बस करो, झगड़ा मत करो। तभी सहेली की चीखने की आवाज आती है, तो सब तुरंत उसे देखने जाते हैं। सहेली उसी स्टोर रूम में मिलती है और वो बहुत डरी हुई थी। सब उसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हें। तो वो सामने खिड़की की तरफ पॉइंट करके बताती है कि मैंने वहां किसी लड़के को देखा, लेकिन मनोज और कार्तिक को वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें वहम हुआ होगा, और सहेली को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो लड़का बाहर ही छुपा हुआ था। सबके जाने के बाद वो खिड़की से झांकता है कि सब चले गए। खैर इसके बाद हम गुनिया और नैना को कुएं के पास देखते हैं। गुनिया बता रहा था कि इसी कुएं में कूदकर दीनू सेठ ने अपनी जान दी थी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार प्ले के दौरान एक ठरकी आदमी की नजर दीनू सेठ पर पड़ जाती है, और वो उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता है। जिसके बाद दीनू सेठ रोता हुआ घर वापस लौटता है, और इस जिल्लत के चलते कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन गुनिया इसे आत्महत्या नहीं, हत्या बताता है। उसका कहना था कि समाज ने मिलकर दीनू सेठ की जान ली है। क्या गलती थी बेचारे की, लड़की का रोल ही तो करता था ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि वैसा ही था, सबने बहुत सताया उसे। लेकिन मौत के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही टाइप की शांति देखी थी मैंने। ये सब बताते बताते गुनिया तो भावुक हो जाता है, लेकिन नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। वो तो ये पूछने लगती है कि लाश पर जो गहने थे उसका क्या हुआ। तो गुनिया क्या कहता है कि दीनू सेठ से ही पूछ लेना, उन्हें मुक्ति थोड़ी ना मिली है, वो अभी भी यही है। और बताता है कि रोज आधी रात को कुएं में धड़ाम से कूदने की आवाज भी आती है। दूसरी तरफ केशव अपने पिता का बक्सा खोलता है, जिसमें उसकी मम्मी की साड़ियां रखी थी, लेकिन उसकी माँ तो जल्दी चल बसी थी। उनकी साड़ियां फिर उसके पिता ने ही पहनी है। तभी नैना वहां पर आती है और चिकनी चुपनी बातें करके उसे घर बेचने के लिए मनाने की कोशिश करती है।
और समझाती है कि इसमें तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, बड़ा हिस्सा तो तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन केशव बोल देता है कि वो घर नहीं बेचेगा। इसी बीच उसके मुंह से निकल जाता है कि मेरी माँ वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर गई है। ये सुनते ही नैना की आंखों में चमक सी आ जाती है कि ये पक्का गहनों की बात कर रहा है। वो समझ जाती है कि गहने घर में ही कहीं होंगे। फिर रात में केशव सब साड़ियां जला देता है और याद करने लगता है कि कैसे बचपन में उसके कजन्स यही साड़ी उसे पहनाकर उसका मजाक बनाया करते थे। इन्हीं यादों को वो इस साड़ी के साथ जलाना चाहता था। दूसरी तरफ सोते वक्त सहेली की आंख खुलती है तो क्या देखती है कि वही लड़का उसे छत से देख रहा था। तो डर के मारे वो चादर में छुप जाती है। इधर नैना केशव पर नजर रख रही थी और केशव को गहने छुपाते हुए देख लेती है। इसके बाद केशव सोने चला जाता है, लेकिन तभी उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। तो उठकर बाहर देखने जाता है और इतने में नैना आकर वो सब गहने चुरा लेती है। इधर केशव को पेड़ के पास से कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो भागकर तुरंत देखने जाता है, लेकिन तभी अचानक से गुनिया वहां आ जाता है और पूछता है कि इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। केशव कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा था, लेकिन गुनिया कहता है कि अरे यहाँ कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, जाओ जाकर सो जाओ। फिर केशव वहां से चला जाता है। असल में केशव ने उसी बच्चे को देखा था जिसे गुनिया ने पेड़ के पीछे छुपा लिया था। अब ये रहस्यमय बच्चा कौन है और गुनिया इसे क्यों छुपा रहा है, इसका पता तो हमें आगे ही चलेगा। खैर दूसरी तरफ नैना सब गहने पाकर बहुत खुश हो रही थी और पहन वहन कर देख रही थी। फिर अगले दिन केशव को पता चल जाता है कि गहने चोरी हो गए हैं, जिसका इल्जाम वो मनोज और कार्तिक पर लगाने लगता है। तो मनोज कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं कि गहने है भी कि नहीं और कहाँ रखे हैं। तभी मधु कहती कि भैया शांत हो जाइए और आराम से सोचकर बताइए कि क्या आपने गहने के बारे में किसी को कुछ बताया था। तो केशव को तुरंत याद आ जाता है कि वो गहने के बारे में नैना से जिक्र किया था, कल से वो मेरे पीछे पड़ी थी, पक्का गहने वही चुराई है। और फिर उसे पता चलता है कि नैना गायब थी और उसका सामान भी नहीं था, जिससे वो समझ जाता है कि नैना गहने लेकर भाग गई है। वो तुरंत जाकर सबको ये बता देता है कि देखो तुम्हारी बहन ने क्या कांड किया है। तो शलाका कहती कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ सब जाकर देखो। फिर सब उसे आसपास के एरिया में देखने जाते हैं। इन सब के बीच सहेली अकेली झूला झूल रही थी। तभी वहां पर वो किसी को देखकर डर जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर नैना को ढूंढने की नाकाम कोशिश करने के बाद सब लौटते हैं तो पता चलता है कि अब सहेली गायब हो गई है और सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सहेली को देखते हैं जो जंगल में बैठी थी और उसके साथ वही लड़का था जो पत्ते हटाकर जमीन पर बनी ड्राइंग्स दिखाकर उसे कुछ बताना चाह रहा था। इतने में सहेली को ढूंढते हुए बाकी सब इधर ही आ जाते हैं। तब सहेली सबको उस लड़के के बारे में बताने लगती है, लेकिन अब वो वहां पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। तभी गुनिया कहता है कि अरे इसे तुरंत अंदर लेकर जाओ, बहुत रूहे घूमती हैं यहाँ, कोई कब्जा कर लेगी इस पर। तो सब उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। तब वो लड़का बाहर आता है जो पेड़ के पीछे छुप गया था। इसके बाद गुनिया केशव से अकेले में बात करता है, उससे कंफर्म करता है कि तुम इस घर को बिकने तो नहीं दोगे ना। केशव साहब बोल देता है कि उसका स्टैंड नहीं बदलने वाला, ये घर नहीं बिकेगा, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा, ये घर खाली रहेगा। गुनिया को ये खराब लगता है कि तुम लोग कैसे अपने घर को पराया कर देते हो। दूसरी तरफ शलाका का सब्र का बांध टूट गया था, क्योंकि केशव घर बेचने के लिए राजी नहीं हो रहा था और अब उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। सो अब यहाँ पर और रुकने का भी कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो मनोज को वहां से चलने के लिए बोलती है। लेकिन मनोज कहता है कि अभी नहीं जा सकते, विधि बची है और नैना को भी तो खोजना है। लेकिन शलाका नहीं मानती और झगड़ा करने लगती है। मजबूरन मनोज को उसकी बात माननी पड़ती है और दोनों वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी घर का एक भारी हिस्सा टूटकर दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिसके नीचे दोनों दब जाते हैं और सहेली के सामने ही दोनों की मौत हो जाती है। फिर रात में दोनों की चिता को अग्नि दी जाती है। सब एकदम शॉक में थे कि सब क्या हो गया। सहेली तो अपने माँ बाप को खो दी थी, उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। सब उसे संभालते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी हम उस लड़के की ड्राइंग को भी देखते हैं जिसमें मनोज और शलाका जिस हादसे में मरे थे वही ड्रॉ किया हुआ था। यानी इस लड़के को पहले से पता था कि ये होने वाला है, यही वो सहेली को बताना चाहता था। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि सहेली की तबीयत खराब हो गई थी। कार्तिक और मधु उसका ध्यान रख रहे थे और वो फैसला करते हैं कि सहेली को अब वो अपने साथ ही रखेंगे, अपनी बेटी बनाकर। रात में मधु सहेली के पास बैठी बैठी ही सो गई थी। तभी सहेली उठ जाती है और उसकी तबीयत ठीक लग रही थी। तभी उसे लगता है कि बेड के नीचे कोई है और वहां पर वही लड़का था। वो उसे कुछ बताना चाह रहा था और अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। लेकिन सहेली बाहर जाती है तो रास्ते में गुनिया उसे रोक लेता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो सहेली बताती है कि उसने मुझे बुलाया। गुनिया समझ जाता है कि उस लड़के के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो बात घुमा देता है और कहने लगता है कि देखो तुम्हें कोई कुछ भी कहे, यहाँ से कभी मत जाना, इस घर में ही रहना। लेकिन सहेली कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ डर लगता है। तो गुनिया कहता है कि अरे अपने घर में कैसा डर, और वैसे भी अपनों को छोड़कर कोई जाता है क्या। और सामने पॉइंट करके उसके माँ बाप को दिखाता है और मासूम सहेली बिना कुछ सोचे समझे दौड़ी दौड़ी जाकर उन्हें हक कर लेती है। लेकिन दूसरी पल सहेली के हाथ पर खून लग जाता है और उसे समझ आता है कि वो दोनों जिंदा नहीं है।
बल्कि भूत हैं। वो सहेली को अपने पास बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा अब हम साथ रहेंगे इसी घर में। लेकिन डर के मारे सहेली बेहोश होकर गिर जाती है। फिर सीन यहाँ से कट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सहेली की तबीयत फिर खराब हो गई थी और मधु उसका ध्यान रख रही थी। दूसरी तरफ केशव गुनिया को बताता है कल वो यहाँ से निकल जाएगा। गुनिया उसको समझाता है कि मत जाओ, इस घर को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो नहीं मानता। रात में केशव को फिर से पायल की छमछम सुनाई देती है। वो तुरंत उठकर बाहर देखने जाता है। तभी कार्तिक उसे जाते हुए देख लेता है तो वो भी उसका पीछा करता है। इधर केशव उस साये का पीछा करता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है जिसने साड़ी पहनी हुई थी, और फिर वो कुएं के पास जाकर खड़ा हो जाता है। केशव समझ जाता है कि ये उसके पिता दीनू सेठ की आत्मा है और उन्हें कोसने लगता है कि आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, अब मुक्त हो जाइए और मुझे भी मुक्त कीजिए। आपके काम की वजह से मैंने जिल्लत भरी जिंदगी जी है, इसकी वजह से मैंने शादी भी नहीं करी। ये बोलते बोलते वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब आप नहीं गए तो आपको इसी कुएं में धक्का देकर मार दूंगा, और जोश में कुएं की तरफ भागता है। लेकिन दीनू सेठ हट जाता है और केशव भी कुएं में गिरकर मारा जाता है। और तब यहाँ पर शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है कि वो दीनू सेठ की आत्मा नहीं थी, बल्कि गुनिया ही दीनू सेठ बनकर घूम रहा था और कहता है कि मैंने कितनी बार मना किया कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। अब इस घर से कोई नहीं जाएगा, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। मनोज और शलाका की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, असल में गुनिया ही सबको मार रहा था जो भी घर से जाने की बात कर रहे थे। लेकिन पीछे से कार्तिक ये सब देख और सुन लिया था और डर के मारे गिरता पड़ता वो मधु के पास जाता है और सब बताने लगता है। लेकिन इससे पहले गुनिया वहां जाता है। फिर केशव से कुछ भी बोलने में नहीं बनता। यहाँ आते वक्त केशव के पैर में चोट भी लग गई थी, जिस बहाने से गुनिया उसे कहता है कि कितनी बार कहा है कि रात में मत घुमा करो, देखो अब चोट लग गई, और उसे लगाने के लिए लेप देता है। फिर मधु उसे लेप लगाने लगती है और कहती है कि हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे, हम यही रहेंगे। ये सुनकर गुनिया खुश हो जाता है। गुनिया कहता है कि बहुत अच्छे। सहेली ने भी यही सोचा है, वो भी यहीं रहेगी, और वहां से चला जाता है, जिससे कार्तिक घबरा जाता है कि उस सहेली को कुछ ना कर दे। मधु को कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, और कार्तिक के पास बताने का टाइम था नहीं। वो तुरंत सहेली को बचाने जाता है और मधु को वार्न करके जाता है कि जब तक मैं सहेली को लेकर ना आऊं, दरवाजा बंद रखना, गुनिया के लिए भी मत खोलना। इसके बाद वो सहेली को घर में सब जगह ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ सहेली जंगल में बेहोश पड़ी थी। इतने में कार्तिक उसे ढूंढता हुआ वहीं आ जाता है। कार्तिक देखता है कि सहेली की हालत खराब थी, उसे अस्थमा का अटैक आया था, तो उसे तुरंत लेकर घर जाता है और उसका इनहेलर ढूंढने लगता है। लेकिन इनहेलर उसे नहीं मिल रहा था क्योंकि वो गुनिया के पास था, और बिना इनहेलर के बेचारी सहेली की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और इस सीन की ड्राइंग भी जमीन पर बनी हुई थी। सहेली को अपने सामने मरता हुआ देख कार्तिक टूट जाता है कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी गुनिया वहां आता है और इनहेलर फेंक कर दिखाता है, जिससे कार्तिक समझ जाता है कि यही सहेली को मारा है, और उससे सवाल करता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, क्यों मारे हो सबको। तो गुनिया कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस घर को चाहिए, इस घर में रहने वाले, इससे प्यार करने वाले, इसलिए मैंने सबको रोक दिया, मारा नहीं। और सहेली तो यही है, अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश, और उनके भूत को दिखाता है। ये देखकर कार्तिक डर जाता है। ऊपर से गुनिया कहने लगता है कि अब तुम्हें भी यही रहना है, सबके साथ, हमेशा के लिए। लेकिन कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर गुनिया एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर टांग देता है और कहता है कि यहाँ से मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता, और उसे नीचे पटक देता है। हल्के से टच से भी वो उसे दूर फेंक दे रहा था, जिससे कार्तिक को समझ आ जाता है कि गुनिया कोई इंसान तो नहीं है। वो डर कर वहां से भाग जाता है और गुनिया जोर जोर से हंसने लगता है। कार्तिक तुरंत मधु को देखने जाता है, लेकिन अब वो रूम में नहीं थी, तो कार्तिक उसे सब जगह ढूंढता है। फाइनली मधु से मिल जाती है, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो होश में नहीं थी और अजीब सी बातें कर रही थी। कार्तिक उसे पकड़कर जोर से झड़कता है कि मधु होश में आओ, तब जाकर वो होश में आती है। फिर कार्तिक उसे लेकर जाने लगता है। इसी दौरान कार्तिक का पैर एक फट्टे पर पड़ने से वो सड़क जाता है, जिसके नीचे शॉकिंगली उन्हें नैना की लाश मिलती है और उसका गला कटा हुआ था। कार्तिक को लग रहा था कि वो गहने लेकर भाग गई, लेकिन अब पता लगा कि उसे भी गुनिया ही मारकर यहाँ छुपा दिया था। असल में उस रात जब नैना अपने रूम में गहने लेकर बैठी थी, तभी गुनिया वहां पर आया था और उसके सोने की हार से ही उसका दम घोट दिया था, जिससे उसका गला भी कट गया था। कार्तिक अब मधु को बता देता है कि ये गुनिया का ही काम है और बाकी सबको भी वही मारा है, हमारी जान भी खतरे में है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मधु कहती कि सहेली कहाँ है, तो कार्तिक बताता है कि सहेली भी मर चुकी है, गुनिया ने उसे भी मार दिया, वो कोई इंसान नहीं है, कुछ अलग है, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ गुनिया पानी गर्म कर रहा था और नाइफ भी ले रखा था, यानी वो मधु के बच्चे की डिलीवरी के चक्कर में था। उसे वो बच्चा चाहिए था, इसलिए शुरू से वो मधु का इतना ध्यान रख रहा था। इधर दोनों यहाँ से निकलने के चक्कर में थे, लेकिन सामने का दरवाजा अचानक ब्लॉक दिखाई देता, जिससे दोनों चौंक जाते हैं कि ये सब पहले तो यहाँ नहीं था। मधु कहती कि ये सब क्या हो रहा है। तब कार्तिक मधु को समझाता है कि ये सब वो गुनिया ही कर रहा है, मैंने कहा था ना वो इंसान नहीं है, कुछ अलग है।
फिर वो पिछले दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन सामने गुनिया चिता की लकड़ी लिए खड़ा था और खतरनाक तरह से हंस रहा था, जिससे डरकर कार्तिक तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और गुनिया ठेले से पिछला दरवाजा भी ब्लॉक कर देता है और दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। तभी मधु वहां पर पानी और चाकू देखकर समझ जाती है कि उसे हमारा बच्चा चाहिए। वो पैनिक कर जाती है और कार्तिक से कहती है कि प्लीज कुछ करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कार्तिक उसे समझाकर किसी तरह शांत करता है और कहता है कि अभी वो अपनी तैयारी में लगाए ना, तब तक मैं जाकर दरवाजे के सामने सब सामान हटाता हूँ, और सेल्फ डिफेंस के लिए उसे एक हंसिया भी देकर जाता है। फिर एक तरफ गुनिया दोनों के लिए चिता तैयार कर रहा था, तो दूसरी तरफ कार्तिक दरवाजे के सामने से सब सामान हटा रहा था और बड़ी ही मुश्किल और मेहनत के बाद फाइनली वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मधु का सामना गुनिया से हो जाता है। मधु उसे हंसिया दिखाकर पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता और फिर वही सब बातें करने लगता है। कहता कि मधु बेटिया यहीं रुक जाओ, तुम्हें तो ये घर पसंद है ना। मधु उसे बहुत डर जाती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो मान जाती है कि ठीक है मैं रुकूंगी। लेकिन ये मधु की चाल थी और बहाने से वो गुनिया को धक्का देकर रूम में बंद करके भाग जाती है। लेकिन इसी दौरान उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। जैसे जैसे वो घर से बाहर आती है जहाँ कार्तिक पहले से खड़ा था, वो कार्तिक से कहती कि बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन कार्तिक कहता कि इसकी क्या जरूरत है, सब है ना हमारे यहाँ। जिसके बाद गाड़ी से सबके भूत बाहर निकलकर आने लगते हैं और तभी उसे पता चलता है कि कार्तिक भी मर चुका है और जिससे वो बात कर रही थी वो उसका भूत है। फिर सब मिलकर उसे घेर लेते हैं। मधु बहुत डर जाती है कि प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करो। तभी गुनिया आकर कहता है कि अरे इन सबसे मत डरो, ये तो तुमसे मिलने आए हैं और अपने बच्चे की चिंता मत करो, उससे कुछ नहीं होगा, उसी के लिए तो ये सारा खेल रचा है। और खुश होकर बताता है कि मेरे मालिक आने वाले हैं। और तब जाकर उस मिस्टीरियस बच्चे का राज खुलता है कि वो असल में दीनू सेठ के पिता अनंत का पुनर्जन्म है, जिसे गुनिया अंतु सेठ कहकर बुलाता था। वही उसे एज अ सर्वेंट इस घर में लाए थे और मधु जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो यही लड़का अनंत है। इसलिए गुनिया कह रहा है कि मेरे मालिक आने वाले हैं। फिर गुनिया बच्चे की डिलीवरी करवाता है और मधु को भी मारकर सबकी चिता जला देता है और बच्चे को संभालता है। और दूर से डरा हुआ अनंत ये सब देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है, अनंत अपने ही सामने अपना जन्म कैसे देख सकता है। तो उसके लिए मैं आपको शुरू से सारी बात बताता हूँ। गुनिया ने सबको जून 2010 में मारा था और गुनिया को इंसान नहीं था, वो भी भूत ही था। उसके भूत ने सबको मारा था और अनंत को पाल पोसकर बड़ा किया। और इस बात को 10 साल हो चुके हैं। गुनिया को पता है कि वो भूत है, लेकिन बाकी सबको नहीं पता है कि वो भूत है। उन्हें मुक्ति भी नहीं मिली है। हर साल सेम डे पर उनकी आत्मा फिर आती है और गुनिया उन्हें वैसे ही मारता है। और ये सब अनंत एक मूवी की तरह देखता है। वो बेचारा बच्चा अकेले इन भूतों के बीच फंसा हुआ है। 2010 से हर साल ये इवेंट रिपीट होता आ रहा है और अनंत ने जब से होश संभाला है वो ये सब देखता आ रहा है। फिर अगले साल यानी कि जून 2021 में ये सब फिर से रिपीट होता है। उनकी आत्माएं फिर से आती हैं और गुनिया बाहर निकलकर सबको लेने आता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर दी एंड हो जाती है। स्टार्टिंग में वो जो लाइन बोले थे कि हमें यहाँ फंसे रहना है सिर्फ उसकी वजह से, तब मतलब कुछ और था, लेकिन अब मतलब कुछ और हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो सब दिनों सेठ की मौत के बाद ही यहाँ आए थे और उसके बाद ही सब इस कर्ज में फंसे हैं। तो दोस्तों ये थी अंधार माया सीरीज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ